राम राम जी दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल द न्यूज़ फ्लिक्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि आज भी हम दिल्ली चुनाव की ही बात कर रहे हैं। दिल्ली चुनाव में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस दोनों, लग तो ऐसा रहा है कि लड़ाई जो दिखाने की कोशिश हो रही है, जो दिख रही है, वो लड़ाई तो दिख रही है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच, ठीक, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच। लेकिन उसके अलावा भी एक अंतर कलह चल रहा है, वो चल रहा है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच। तो ये अंतर कलह कैसे चल रहा है और क्यों चल रहा है, आज हम इसकी ही चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके साथ ही, और ये अंतर कलह है आखिर दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, इन दोनों के लिए मुसीबत बनेगा या इन दोनों के लिए एक तरीके का जो है वरदान साबित होगा। तो आज इसकी ही बात करेंगे। और वरदान इनके लिए क्या, वरदान इंडी ब्लॉक के लिए बात करेंगे, क्योंकि अगर दोनों मिल जाते हैं तो वरदान किसको साबित होगा, इंडी ब्लॉक को। हालांकि इन दोनों को वरदान साबित नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस का रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, हम जो ये एनालिसिस करते हैं या जो भी विश्लेषण करते हैं, ये सारा विश्लेषण, सारा एनालिसिस हम जब पक्ष विपक्ष सबको सुनते हैं, उनकी बातों से एक साझा निचोड़ निकालते हैं। और जिस तरीके की गतिविधियां दिल्ली चुनाव में या और भी जहां भी चुनाव होते हैं, चुनावी जब रण होता है या चुनावी मौसम चल रहा होता है, उस चुनावी मौसम में जिस तरीके की स्थितियां परिस्थितियां बनती हुई नजर आती हैं, उन स्थितियों परिस्थितियों के आधार पर ही विश्लेषण होता है। अभी तक ये हो रहा था कि दिल्ली के अंदर जो है ट्रायंगुलर फाइट नहीं है, केवल आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच लड़ाई हो रही है। क्योंकि बीच में ये सभी लोगों को सुनने में, हर टीवी न्यूज़ चैनल पर, हर जो भी पूरे यूट्यूब पर एक ही बात चल रही थी कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से इंडी ब्लॉक के लोगों को इकट्ठा करके, यानी उनको फ़ोन करके राहुल गांधी पर प्रेशर पड़वाने की कोशिश की, उस प्रेशर में आकर राहुल गांधी ने क्या किया, राहुल गांधी ने एक बार फिर वही गलती की जो वो 2013 से करते चले आ रहे हैं, ठीक। तो फिर कहीं जब मीटिंग हुई, और वो मीटिंग कहाँ हुई, या मीटिंग हुई या उस किसी ने उनसे कहा, जो नया भवन बना है कांग्रेस पार्टी का, राष्ट्रीय कार्यालय जो बना है, उसमें जब मीटिंग होती है, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, या वहाँ पर जो पहली मीटिंग हुई उद्घाटन के तौर पर, उस कार्यालय का उद्घाटन हुआ, तो वहाँ पर राहुल गांधी को किसी ने कहा कि अगर हम आम आदमी पार्टी को ऐसे ही छूट देते रहेंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी को रोकने के चक्कर में हम आम आदमी पार्टी के लिए चारा बनते जा रहे हैं। और आपको पता होगा 2008 में नंबर 1 की पार्टी थी कांग्रेस, जिसके पास 40% मत शेयर था, ठीक। 2013 में भी नंबर 2 की पार्टी बनी, ठीक। 2015 में नंबर 3 की पार्टी बनी, और 2015 के बाद 20 में भी नंबर 3 की पार्टी रह गई। कहाँ उसके पास 2008 में 40% का वोट शेयर था, और 2020 के चुनाव में, यानी 12 साल में ही, ठीक, 12 साल ही होते हैं, 12 8 20, 12 साल में ही उसका वोट शेयर 90% घट गया। कोई इमेजिन कर सकता है कि एक राष्ट्रीय पार्टी, और ऐसी पार्टी जिसके साथ इंडिपेंडेंस की लेगेसी जुड़ी हुई हो, वो पार्टी, वो भी किसी देश की राजधानी में, अपने ही देश की राजधानी में, उसमें उसका वोट प्रतिशत सिमटकर 4% के आसपास रह गया, यानी 4.5%, जो कि कभी दिल्ली में 40 45 50% तक का वोट शेयर रखती हो। तो ये कैसे हुआ? ये हुआ केवल और केवल कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो डिसीजन मेकिंग में गलतियां हुई उसकी वजह से। अगर कांग्रेस पार्टी अपना डिसीजन स्पष्ट रखती, अपना स्टैंड क्लियर रखती, तो आज उसके सामने ये स्थितियां, ये परिस्थितियां पूरे देश में पैदा नहीं होती। और आपको ध्यान होगा कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को कन्फाइंड करने की कोशिश की, यानी दूसरों पे अपनी डिपेंडेंसी बढ़ाने की कोशिश की, उस डिपेंडेंसी का नतीजा है, उस पूरी दूसरों पे निर्भरता का नतीजा है कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश से गायब सी होने लगी। अभी कांग्रेस पार्टी का वजूद कहाँ है? या तो प्रॉपर साउथ में है, साउथ में भी कुछ क्षेत्रीय दल हैं जो उसको टक्कर देने लगे थे, जिनमें जैसे अभी एक स्टालिन की पार्टी है, ठीक,
वो इनके साथ खड़ी हुई है, डीएमके, उसके साथ इनका अलायंस है। तेलंगाना में इन्होंने अपनी सरकार बना रखी है, कर्नाटक में इन्होंने अपनी सरकार बनाई है, हिमाचल में इनकी अपनी सरकार है, पंजाब जो कि इनका था इन्होंने थाली में सजाकर केजरीवाल को दे दिया। ठीक, पंजाब भी इन्हीं का था, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस पार्टी के सामने लड़ने वाला एक ही दल था, अकाली दल। उसके बाद इन्होंने क्या किया, वो धीरे से सजा के आम आदमी पार्टी को दे दिया। हिमाचल, वहाँ हमेशा कांग्रेस ही थी, लेकिन क्षेत्रीय दल पैदा हुए। इस बार जब बीजेपी जब से 2014 में वहाँ पहुंची है, तब से लेकर अब तक बीजेपी ने वहाँ जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिया है, इस बार लग रहा था बीजेपी कैसे भी नहीं आएगी, कांग्रेस को ही आना। लेकिन कांग्रेस की जो रणनीतियां हैं, जो चुनावी नीतियां हैं, वो बनाने वाले जो लोग हैं, और शायद कहना गलत है या सही है, लेकिन उन्होंने ही कांग्रेस की नैया डुबा दी। महाराष्ट्र जो कि पूरा कांग्रेस का था, वहां भी कांग्रेस अपने अलाइस के सहारे चली गई। तो कितने उदाहरण दिए जाएं। और कांग्रेस जितना अपने अलाइस पर डिपेंड हो रही है, जितना अपने सहयोगियों पर डिपेंड हो रही है, उतना ही कांग्रेस की जमीन खुद रही है, उतना ही कांग्रेस की कब्र खुद रही है। जमीन नहीं कहूंगा, कब्र खुद रही है। कब्र इसलिए खुद रही है कि जितने भी क्षेत्रीय दल इस देश के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि बीजेपी भी एक समय में क्षेत्रीय दल ही था भाई। जनसंघ से शुरू हुआ, जनता दल और ये सब होते हुए भारतीय जनता पार्टी 1984 में, नहीं 84 में तो इनके पास जनसंघ के रूप में 2 सांसद थे। 90s के आसपास बीजेपी की भी स्थापना हुई है, 92 के आसपास, हाँ 92 के आसपास, 92 या 93 या 91, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, लेकिन ऐसे ही बीजेपी की स्थापना हुई। क्योंकि 84 में जब जनसंघ हुआ करता था, 82 में, तो इनके पास 2 सांसद हुआ करते थे। उस समय का एक वाकया बड़ा मशहूर है, जब राजीव गांधी जी ने इन लोगों का उपहास उड़ाया था। खैर, अभी हम वो बात नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से अपने आप को क्षेत्रीय दलों के सामने सरेंडर करवाया, उसका नतीजा है कि कांग्रेस पार्टी सिमट कर अब केवल 99 सांसदों के साथ, और 3 राज्यों में, और चौथा राज्य तमिलनाडु है जिसमें वो स्टालिन के सहयोगी हैं। ठीक, इनका कोई वर्चस्व नहीं बचा कहीं भी। क्यों? क्योंकि जब से इन्होंने बीजेपी 2004 से लेकर 2014 तक एक छत्र कांग्रेस का राज्य रहा 10 साल। उससे पहले अटल जी प्रधानमंत्री रहे, और उससे पहले भी कांग्रेस का ही राज्य रहा किसी ना किसी रूप में। बीच में सरकारें आती रहीं, जाती रहीं, बदलती रहीं, लेकिन प्रभाव कांग्रेस का ही ज़्यादा रहा। ठीक, तो वो पार्टी जो राष्ट्रीय स्तर पर अपना अस्तित्व इतना मजबूत रखने वाली पार्टी थी, वो अरविंद केजरीवाल जैसे व्यक्ति के सामने घुटने टेक गई। कैसे? सिर्फ किस लिए कि बीजेपी सत्ता में ना आने पाए। और उसका नतीजा क्या हुआ? बीजेपी सत्ता में, भले ही दिल्ली के अंदर सत्ता में नहीं आई, लेकिन देश की सत्ता में तो उसके पास अब तीसरा टर्म है। जाहिर सी बात है 15 साल पूरे करेगी। 10 साल हो चुके हैं, 5 साल उसके आगे सेफ हैं। जो लोग ये सोच रहे होंगे कि पार्टी बिखर जाएगी या जो उनके सहयोगी दल हैं वो बिखर जाएंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ये सभी को पता है। लेकिन कैसे अरविंद केजरीवाल ने एक राष्ट्रीय दल को अपने आगे सरेंडर करवाया, या अपने आगे उसे घुटनों पर ला दिया? सोचने वाली बात यह है, जहां जहां अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं, वो किसका ऑप्शन बन रहे हैं? वो ऑप्शन तो कांग्रेस का ही बनना है। और किस रूप में बनना है? 2013 से शुरू हुई पार्टी आज 2025 में कांग्रेस का पूरा पेट खाकर, कांग्रेस की जमीन खाकर उसने अपना पेट बड़ा किया। वही उसने पंजाब में किया, कांग्रेस की जमीन खींचकर अपनी जमीन तैयार की। वही वो गुजरात में करने पहुंची थी, गुजरात में भी नुकसान इसको लगा, कांग्रेस पार्टी को। कोई माने ना माने, हरियाणा में भी कोशिश हुई, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा में भी दिया। ठीक, यही इंडी ब्लॉक के लोग हैं। अब दिल्ली में जब बात हुई गठबंधन को लेकर, जब कांग्रेस पार्टी हिमाचल में, महाराष्ट्र में, झारखंड में, और आपका जम्मू कश्मीर में ये बात कह रही थी कि हम जो है सहयोगियों को सीट नहीं देंगे, जो इंडी ब्लॉक के सहयोगी थे उनसे ये बात करने हुई थी इन लोगों की, कि जो हमारा संगठन है या जो हमारा ये गठबंधन है,
ये है लोकसभा चुनाव के लिए। ठीक, क्षेत्र और विधानसभा चुनाव में इसका कोई रोल नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने जैसे ही देखा कि संदीप दीक्षित को उनके सामने लड़ाया गया, अलका लांबा को आतिशी के सामने लड़ाया गया और मनीष सिसोदिया के सामने भी कांग्रेस का एक कद्दावर नेता खड़ा हुआ है, तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को ये लगा कि अरे कांग्रेस तो हम पर हावी हो रही है। और अगर अरविंद केजरीवाल भी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, अगर कांग्रेस हावी हुई, अगर कांग्रेस पूरी तरीके से चुनाव क्षेत्र में उतरकर अपना प्रदर्शन देने की कोशिश करेगी, अपना प्रदर्शन करेगी, तो जाहिर सी बात है अरविंद केजरीवाल के पास जो वोट बैंक है वो है किसका, वो कांग्रेस का ही छीना हुआ है। तो अरविंद केजरीवाल को सबसे बड़ा खतरा यह है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल बार बार परेशान है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल जो जिसको बहुत बड़ा हथियार मान रहे थे, वही एक धारणा या वही एक विचार दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की गले की हड्डी बन चुका है। कैसे? जो कांग्रेस ने कहा कि हमारा गठबंधन क्या था, लोकसभा के लिए था, यही यहां पे अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि साहब हमारा तो गठबंधन किस लिए था, हमारा तो गठबंधन लोकसभा के लिए था, विधानसभा में हमारा कोई गठबंधन नहीं है। और चूंकि अरविंद केजरीवाल को यह लगता था कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी के पास कुछ वजूद तो है नहीं, और दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी कैसे? क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा कैसे किस तरीके से कांग्रेस पार्टी की घेराबंदी करवाई अरविंद केजरीवाल ने। अखिलेश यादव को अपने पाले में किया, ठीक, ममता बनर्जी को अपने पाले में किया, कहीं ना कहीं तेजस्वी से भी अपने फेवर में स्टेटमेंट दिलवाया, और जो स्टालिन है उनको भी फोन करके राहुल गांधी पर प्रेशर पड़वाया। तो ये जो कांग्रेस की घेराबंदी हुई, और ये घेराबंदी क्यों हुई? ये घेराबंदी सिर्फ इसलिए हुई कि कांग्रेस को ये समझाया गया, या अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये बात कही गई कि अगर हम बीजेपी को रोकने में कामयाब हो जाते हैं तो पहली भी चीज तो ये होगी कि देखिए 3 बार से केंद्र सरकार में सत्ता में होने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को दिल्ली में रोक दिया। और दूसरा चीज ये होगी कि अगर हम एक दूसरे से लड़ते हुए नजर आएंगे तो हम ये बात नहीं कह पाएंगे कि कहीं ना कहीं इंडी ब्लॉक के ही सहयोगी दल ने इनको रोक लिया। तो जनता को मूर्ख बनाने का इतना अच्छा प्रोग्राम अरविंद केजरीवाल ने सेट किया, और अरविंद केजरीवाल का एक ही काम है, जनता को मूर्ख बनाकर उनसे वोट हासिल करना। ये अरविंद केजरीवाल का सेट पेट गेम है, ठीक, और हमेशा से यही खेलते चले आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। केवल फ्री की रेवड़ी देना, यानी फ्री की योजनाएं देना और जनता का वोट लेना, उसके बदले विकास या जो इंफ्रास्ट्रक्चर या प्रदेश के विकास के लिए जो रणनीति बनानी चाहिए उससे कोई मतलब नहीं होता, ठीक। और आपको एक चीज और बहुत अच्छी आपको पता होनी चाहिए कि जब जब चुनाव आता है तब तब अरविंद केजरीवाल ठोके जाते हैं, किसी ना किसी रूप में उन पे हमला होता है। अब ये राजनीतिक स्टंट है क्या है ये कोई नहीं कह सकता, और कहने वाले कहते भी हैं, देखने वाले देखते भी हैं कि राजनीतिक स्टंट है या क्या है। तो अब स्थिति यह है कि जैसे जैसे कांग्रेस ने यह घोषणा की कि वो अपने जो चुनाव क्षेत्र दिल्ली है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है, उसमें पूरे दमखम के साथ लड़ेगी। जब से कांग्रेस पार्टी ने यह घोषणा की है कि वो दिल्ली के अंदर अकेले लड़ेगी और पूरे दमखम से लड़ेगी, तब से सबसे ज्यादा अगर हलचल कहीं मची हुई है वो मची हुई है आम आदमी पार्टी में, अरविंद केजरीवाल में। और उसके बाद से ही आप देखिए अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से ढिंढोरा पीटना शुरू किया, जो कि अरविंद केजरीवाल का पुराना काम है। अरविंद केजरीवाल अपनी गलती छुपाने के लिए सीधे सीधे दूसरे लोगों पर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने क्या घोषित कर दिया कि कांग्रेस तो दिल्ली के अंदर बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रही है। अब इस बात को कोई मान सकता है? अगर बड़े से बड़ा मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि, ठस बुद्धि, जाहिल भी हो, वो भी ये नहीं मानेगा कि बीजेपी और कांग्रेस, इनका पर्दे के आगे तो कभी हो ही नहीं सकता, पर्दे के पीछे भी दूर दूर तक कोई संबंध हो सकता है, ऐसा वो भी राजनीतिक रूप से कि एक क्षेत्रीय दल को हराने के लिए दो राष्ट्रीय दल आपस में मिल जाएं, संभव ही नहीं है। नैतिकता और जो एक आपस का जिसको हम बोलते हैं कर्टेसी,
वो एक अलग चीज होती है। हालांकि मौजूदा जो परिप्रेक्ष्य है, मौजूदा जो समय चल रहा है, उसमें तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कर्टेसी भी नहीं बची है। जिस तरीके की तलखी पैदा हो चुकी, जिस तरीके का आपस में अनबन वाला हिसाब पैदा हो चुका है, जिस तरीके से आपस में एक मनमुटाव वाली स्थिति, राजनीतिक यानी प्रतिद्वंदिता की जगह एक दुश्मनी जैसी जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच पैदा हो चुकी है, उसमें अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो बीजेपी की बी टीम है और कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल को हराना चाहते हैं। तो अब आप देखिए, अरविंद केजरीवाल देश और दिल्ली प्रदेश की जनता को कितना बड़ा मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है, सारे प्रदेश देख रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस की ठनाठनी का स्तर क्या है। डेली जो लोकसभा में जिस तरीके का आरोप प्रत्यारोप और जिस तरीके का अनुशासनहीनता और जिस तरीके के प्रदर्शन हो रहे हैं, इवन जो अभी शीतकालीन सत्र शुरू हुआ था उसमें जिस तरीके से एक सांसद हैं सारंगी जी, उनको चोट लगी, उसका सीधा सीधा आरोप राहुल गांधी पर लगाया गया। लोगों ने राहुल गांधी को उसमें कटघरे में खड़ा किया कि इन्होंने उन्हें धक्का मार के गिराया सारंगी जी को, जिसकी वजह से उनका सर फट गया, उनके सर में टांके आए। और वहां पे अरविंद केजरीवाल, उस समय अरविंद केजरीवाल भी यही बात बोले थे, तब अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी का फेवर कर रहे थे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बीजेपी वालों की नौटंकी है। ठीक, और यहां भी यही कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि बीजेपी वाले तो ठग हैं, बहुत बड़े गुंडे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं, हमारे प्रत्याशियों को क्या कहते हैं, धमका रहे हैं। तो इस स्थिति में अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी को इस रूप में प्रदर्शित करना चाह रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ मिलकर अरविंद केजरीवाल को हराना चाह रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो उनके कई नेता हैं वो इस बात को बहुत ज्यादा ही विरोधी सुर में कह तो नहीं सकते, लेकिन वो अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं कि अगर हम ऐसे ही दूसरी पार्टियों के लिए हर प्रदेश में साजी थाली सजा कर देते रहेंगे सिर्फ इसलिए कि बीजेपी ना जीत पाए, क्षेत्रीय दल भले ही जीत जाए, तो फिर हम कब्र किसकी खोद रहे हैं? कब्र तो हम अपनी खोद रहे हैं, क्योंकि बीजेपी कमजोर हो नहीं रही है और हमारे ना लड़ने से, हमारा समर्थन किसी क्षेत्रीय दल को देने से वो क्षेत्रीय दल कमजोर हो जा रहा है, वो क्षेत्रीय दल मजबूत हो जाता है और हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारी जो समर्थक है, हमारे जो वोटर हैं, उनके मन में ये ख्याल आ जाता है कि अरे यार यहाँ तो कांग्रेस लड़ेगी ही नहीं, यहाँ तो कांग्रेस अपने सहयोगी दल को सीट दे देगी, तो ठीक है देखा जाएगा, कांग्रेस को वोट दे देंगे, अगर वोट ही तो देना है वोट दे देंगे। लेकिन जो जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता, जमीनी रूप से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता पार्टियों के लिए मेहनत करता है, कांग्रेस के इस बिहेवियर की वजह से उसका वो कार्यकर्ता उसके हाथ से निकल चुका है। ठीक, वो कार्यकर्ता किसी भी हाल में कांग्रेस को मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि जब गठबंधन होता है किसी भी प्रदेश के अंदर, तो जहां कार्यकर्ता, हर पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे क्षेत्रीय दल हो चाहे राष्ट्रीय दल हो, हर जिला स्तर पर, हर ब्लॉक स्तर पर, हर गांव के स्तर पर या महानगर स्तर पर या और बूथ स्तर पर जो किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, वो पार्टी के लिए तब पूरे जी जान से, पूरी डेडिकेशन से लगते हैं या मेहनत करते हैं जब उनको लगता है कि हाँ हमारी पार्टी का ही कैंडिडेट लड़ रहा है, भले ही वो उस कैंडिडेट से खुश ना हो, वो एक अलग बात है, वो पार्टियों का अपना इंटरनल मसला होता है, पार्टियों की अपनी आंतरिक बातें होती हैं। लेकिन जब कहीं किसी स्थान पर किसी पार्टी का कोई प्रत्याशी लड़ ही नहीं रहा है, तो उस पार्टी का कार्यकर्ता दूसरी पार्टी के लिए मेहनत क्यों करेगा? अब आपको बता दें, यही बहुत दूर मत जाइए, मैं आपको बिल्कुल साक्षात जीता जाता उदाहरण देता हूं। 2024 के अंदर ही उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनावों का और फिर उत्तर प्रदेश के अंदर ही जो उप विधानसभा चुनाव हुए, ठीक, विधानसभा उपचुनाव हुए, जहां 5-5 की स्थिति थी और अगर रालोद को एक बार उन्हें राष्ट्रीय लोकदल को सपा के गठबंधन में भेज दे तो 6-4 का मामला था। ठीक, 6-4 का, 6 सीटें थी सपा के पास, 4 सीटें थी बीजेपी के पास। ठीक, और लोकसभा में क्या हुआ? 37 और 6 43 सीटें जीती किसने? लोकसभा में सपा और कांग्रेस ने गठबंधन में। ठीक, और कांग्रेस बीजेपी को कहां धकेल दिया?
33 पे, वो 43, हाँ 43, 36 सीटों पे, 33 सीटों पे ढकेल दिया बीजेपी को। ठीक, अब वही उत्तर प्रदेश, वही गठबंधन अगर रहता तो क्या उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी 7 सीटें हारती? नहीं हारती। मैं मानता हूं कि खूब एंटी इनकम्बेंसी रही हो, सब कुछ रहा हो, लेकिन उसके बाद भी क्या 9 विधानसभा चुनावों उपचुनाव हुए, उनमें क्या समाजवादी पार्टी 7 सीटें हार जाती? नहीं हारती। कम से कम समाजवादी पार्टी अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ती तो भी उसके हिस्से में कम से कम 4 सीटें आती। क्यों? क्योंकि मतदाता, मैंने आपको पहले भी 1-2 बार बताया कि जैसे ही उपचुनाव में कांग्रेस का दामन छूटा है या कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस का दामन छोड़ा है, तभी से ये बात निश्चित हो गई थी कि मुस्लिम मतदाता जो है वो समाजवादी पार्टी को इस बार वोट नहीं करेगा। करहल और सीसामऊ जीत गए। करहल उनकी घरेलू सीट थी, सीसामऊ भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, वो सीटें जीत गई, वो एक अलग है। लेकिन उसके अलावा आप देखिए कि 7 सीटें हारना मजाक नहीं है। जहां आपके पास 7 में से 5, 9 में से 5 सीटें आपके पास थी, आप हार गए वो सीट, आपके पास 2 सीटें रह गई। अब यही मिल्कीपुर में चल रहा है। मिल्कीपुर में भी इस बार चंद्रशेखर रावण ने जो प्रत्याशी दिया है, वो प्रत्याशी कहीं ना कहीं नुकसान करेगा तो समाजवादी पार्टी का ही करेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी की एक छवि बनी हुई है दलित विरोधी। तो हम आज यहाँ समाजवादी पार्टी की अभी बात नहीं कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी की तो बात हम करते ही रहते हैं, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की। तो जो अरविंद केजरीवाल की घबराहट है या अरविंद केजरीवाल का जो सबसे बड़ा डर है, वो डर है कांग्रेस का पूरे दमखम के साथ दिल्ली में चुनाव लड़ना। और कांग्रेस पार्टी जितना दमखम से दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ेगी, जितना अपनी मजबूत स्थिति को बनाने की कोशिश करेगी, जितना लोगों के बीच अपनी पैठ बनाएगी, वो सारा नुकसान किसका है? वो सारा नुकसान आम आदमी पार्टी का है। वहां कहीं भी ना तो बीजेपी को नुकसान है और किसी क्षेत्रीय दल की इतनी वहां हैसियत नहीं है। हालांकि 2008 में बीएसपी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी थी 14% वोटों के साथ। ठीक, 2008 में बीएसपी के 2 विधायक थे, उसके पास 14% का वोट था। हालांकि बीएसपी की भी कोई वैल्यू वहां रह नहीं गई है। ठीक, तो आज की जो कांग्रेस है, अगर कांग्रेस ने जो निर्णय दिल्ली के लिए लिया है, वही निर्णय कांग्रेस पूरे भारत में ले लेती है, तो आज भी क्षेत्रीय दलों के पास कोई दूसरा ऑप्शन बचेगा नहीं। और सारे क्षेत्रीय दल कहीं ना कहीं मिलकर, जो ये टीम है पूरी, ये जो तीसरा मोर्चा है, जो समय समय पर बनता रहा, जब बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपोजिशन में, मतलब एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे, तब तीसरा मोर्चा बनता था। तो अब कहीं ना कहीं वही तीसरा मोर्चा, अगर बीजेपी, ये कांग्रेस पार्टी ये घोषणा कर देती है कि हम किसी भी राज्य में किसी भी क्षेत्रीय दल से समझौता नहीं करेंगे, और समझौता करेंगे तो अपनी शर्तों पर करेंगे। यदि कांग्रेस पार्टी अपनी शर्तों पर समझौता करती है तो मान के चलिए सभी क्षेत्रीय दल कांग्रेस के सामने मत्था टेकेंगे ही टेकेंगे। लेकिन अगर कांग्रेस ये काम नहीं कर पाती, क्षेत्रीय दलों के सामने मजबूती से अपना पक्ष नहीं रख पाती है, तो फिर कांग्रेस अगर क्षेत्रीय दलों के सामने झुक जाती है तो फिर कांग्रेस की स्थिति में सुधार कभी नहीं आ सकता। तो जिस तरीके का फैसला कांग्रेस पार्टी ने अभी लिया है, अगर उसी तरीके का फैसला कांग्रेस पार्टी अन्य विधानसभा चुनावों में भी, यानी अन्य प्रदेशों में भी जब विधानसभा का चुनाव हो, वहां यही फैसला लेती है, तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अभी जो उसकी स्थिति है, सरकार भले ही ना बना पाए, एक बात को ध्यान रखिए, अभी हो सकता है वो सरकार ना बना पाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं उस प्रदेश के अंदर बीजेपी के सामने मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी के रूप में अपने आप को स्थापित करने में कामयाब हो सकती है। और यहीं से कांग्रेस पार्टी की जीत का मूल मंत्र भी स्थापित होगा कि वो जैसे जैसे जिन जिन प्रदेशों में अपने आप को अन्य पार्टियों के मुकाबले बीजेपी का
सिंगल विकल्प, सिंगल ऑप्शन के रूप में प्रेजेंट करेगी कि हम ही हैं जो भाजपा से लड़ सकते हैं, तो ये समझिए भाजपा से लड़ते लड़ते जिस कांग्रेस की ये दुर्गति हुई है, वही कांग्रेस भाजपा से लड़ने के लिए अपने आप को सशक्त बनाए तो वही कांग्रेस पुनः अपनी वही स्थिति प्राप्त कर सकती है, विपक्ष में अपना वो स्थान हासिल कर सकती है और देश की राजनीति में पुनः अपने आप को स्थापित मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में कर सकती है, बिना किसी सहयोगी दल के सहयोग के बिना, मतलब किसी भी अन्य क्षेत्रीय पार्टी की सहयोग के बिना अपने आप को मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में स्थापित कर सकती है। लेकिन यह होगा कब? यह होगा तब जब कांग्रेस पार्टी अपने आप को इस मानसिक स्थिति से बाहर निकाल लेगी कि मुझे भले ही चुनाव में ना जीत पाऊं, लेकिन बीजेपी का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी इस देश के अंदर बनना है आज की स्थिति में, क्योंकि आज की स्थिति में बीजेपी से ज्यादा मजबूत पार्टी कोई नहीं है, ठीक। और अगर बीजेपी का सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी बनना है कांग्रेस को आज की स्थिति में, तो आज कांग्रेस और बीजेपी दोनों देखा जाए तो एक तरीके से स्प्लिट हो चुके हैं। एक टाइम में जो कांग्रेस की पोजीशन हुआ करती थी वो बीजेपी की पोजीशन है और जो बीजेपी की पोजीशन हुआ करती थी वो कांग्रेस की पोजीशन है। तो ये स्थिति बिल्कुल इस बात को साफ करती है, ये स्थिति बिल्कुल इस बात को निर्धारित करती है कि अगर कांग्रेस अपने लिए या अपने आप को सुदृढ़ बनाने के लिए कठिन फैसले लेगी, सख्त फैसले लेगी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पुनः अपने आप को देश की राजनीति में स्थापित करने में कामयाब रहेगी। और अगर वो इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल जैसे ब्लैकमेलरों के चक्कर में पड़ी रहेगी, इन ब्लैकमेलरों के चक्कर में अपने आप को संगठित करती रहेगी, संगठित नहीं संगठित करती रहेगी, तो उसका जो जनाधार है वो जैसे दिल्ली में 4% रह गया है, ऐसे ही एक दिन वो आएगा कि देश में भी उसका जनाधार 4% ही रह जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर किसी नए वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे